अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की दोबारा से समाअत हुई। जो चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है उसने आज दोबारा समाअत की। लेकिन आज जो समाअत थी वो बहुत ही एक लिहाज से दिलचस्प थी। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए और चीफ जस्टिस काजी फायसा एज़ यूजुअल इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी उसको आज भी डिफेंड करते नजर आए बेंच के अंदर बैठ के, और अपने 13 जनवरी के फैसले पर आज भी नहीं नज़र आया कि उनको कोई जो उनका एक फ़ैसला है जिसने जमहूरियत के साथ जो किया है, जो आईने पाकिस्तान के साथ किया है, जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल निज़ाम के साथ किया है, जो विल ऑफ द पीपल के साथ किया है, उस पर आज भी कोई नज़र नहीं आया कि चीफ जस्टिस काजी फायसा को कोई पशेमानी हो कि उन्होंने वो फ़ैसला दे रखा है, कोई रिग्रेट नहीं। तो बहरहाल आज जब फुल कोर्ट की समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान आज दोबारा से दलाइल दे रहे थे। आल्दो वो शिक 27 के तहत नोटिस पर हैं और वो इसलिए दलाइल दे रहे हैं जिसके तहत वो वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे बल्कि अदालत की मुआवनत के लिए यहाँ पर मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो हुकूमत की ही लाइन लिए खड़े हुए हैं जिस पर मौजूद जज साहिबान उनसे बड़े सुकून से बैठ के दलाइल सुन रहे हैं। तो बहरहाल आज जो अटॉर्नी जनरल थे मंसूर उस्मान अवान, उन्होंने कहा कि आपको 51D को 63A के साथ हारमनी में यानी कि मिला के पढ़ना होगा कि जो मेंबरान हैं वो कैसे ज्वाइन करेंगे पार्टी, और जबकि कोई पार्टी अगर इलेक्शन नहीं लड़ी और वो बाद में आके आज़ाद उम्मीदवारों को लेके बनी है पार्टी तो उसकी क्या हैसियत होगी। वो एक पार्लिमानी पार्टी होगी लेकिन रिजर्व सीटों की हकदार नहीं होगी। तो इस पर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि अगर हम एक पार्टी को कहते हैं कि उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, बाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया तो वो पार्लिमानी पार्टी तो बन गई, लेकिन हम कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी बन सकती है लेकिन रिजर्व सीटों का हक नहीं रख सकती। इस पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने भी कहा कि देखिए 51D और 63A के 2 को अगर आप साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए तो ये भी तो एक पार्लिमानी पार्टी बनने का तीसरा तरीक़ाकार है ना कि आप आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ज्वाइन करके अपनी एक पार्टी बना लें। तो ये सब कुछ होता रहा, लेकिन अटॉर्नी जनरल मुस्सिर रहे तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बात बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए जो मेरी नज़र में उनके ये रिमार्क्स उनका जहन ज़ाहिर करते थे और क्रक्स ऑफ द केस भी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस मौके पर कहा कि देखिए अटॉर्नी जनरल साहब, हम एक बात को पकड़ के बैठे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक दुरुस्त जमात है कि नहीं रिजर्व सीटों के लिए, लेकिन क्या हम आंखें बंद कर लें और ना देखें कि पीछे क्या हुआ कि पीटीआई को क्यों इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, उसको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से बाहर किया जिसकी वजह से उनके लिए हालात यहाँ तक पहुँचे कि आपने उनको आज़ाद कर दिया और उनको फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन जीतने के बाद ज्वाइन करनी पड़ी। क्या हम इस सबको नज़रअंदाज कर दें और हम आंखें बंद कर लें तो फिर मुकम्मल इंसाफ कैसे होगा? फिर हमारा जो विजडम है वो कहाँ पर गया कि हमने सब कुछ नज़रअंदाज करके एक SIAC को लेकर बैठ जाए। इस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने भी कहा, उन्होंने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस अतर मिल्ला ने इस मौके पर कहा कि देखिए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। क्या आप हमें ये कह रहे हैं कि हम एक संगीन आईनी खिलाफ वर्जी जो इलेक्शन कमीशन ने कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करके की है, उस सब को इसलिए जायज़ करार दे दें, इसलिए नज़रिया ज़रूरत दोबारा ज़िंदा कर लें कि अदरवाइज़ उसके असरात होंगे? तो फिर आप बताइए कि क्या आप हमें ये तजवीज़ कर रहे हैं कि जो हाथी कमरे में दाखिल हुआ है हम उसको मत देखें, जो हम रेत में सर दबाकर बैठ जाए, हम आंखें बंद कर लें? इस मौके पर जस्टिस अतर मिल्ला का ये भी कहना था, उन्होंने कहा कि आप ये चाह रहे हैं कि एक आईनी बॉडीज इलेक्शन कमीशन ने जो एक गैर आईनी काम किया है हम उसको जायज़ करार दे दें, यानी कि नज़रिया ज़रूरत ज़िंदा कर लें। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा फ़ौरन आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखिए ये कैसे हो सकता है, ठीक है जजेस का बड़ा विजडम होता है, मेरा शायद विजडम नहीं होगा इतना, लेकिन क्या हम आइन को नज़रअंदाज कर सकते हैं? आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है आइन का टेक्स्ट, और उसके बाद हम क्या
तशरीह में पढ़ के चीज़ें और कर सकते हैं। इसी चीज़ ने तो मामला आगे भी 75 साल में ख़राब किए हैं। पार्लिमान की विल के ऊपर हम अपनी विल पर क्या इम्पोज कर सकते हैं, इस किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए और वही उनका एक जो मंत्रा था उन्होंने दिया। लेकिन यही असल मसले की जड़ है। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इन मोजिज़ जज साहिबान को, जो 13 जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अहम ओहदों पर पहुंचे हैं, ये हाई कोर्ट से बतौर वकील सालों प्रैक्टिस की, फिर बतौर जज इनको कई साल हो गए हैं, क्या ये इतने सादा हैं कि इनको नहीं पता मुल्क में उस वक्त क्या हो रहा था? क्या उस वक्त मुल्क में जो आईनी ब्रेकडाउन था, जो गदर मचा हुआ था, जो एक नंगी जहरियत हो रही थी सियासत के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, आइन के ऊपर, बुनियादी हकूक के ऊपर, विल ऑफ द पीपल के ऊपर, वो इन जजेस को नजर नहीं आ रही थी? क्या इनको नजर नहीं आ रहा था कि पीटीआई के उम्मीदवारों को तो कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, उनके कागजात छीने जा रहे थे, उनके घरों पर रेड हो रहे थे, उनके प्रपोजल स्कैंडल्स उठाए जा रहे थे, उनके वकला उठाए जा रहे थे, उनके कारकुनों के घरों पर तोड़ फोड़ हो रही थी? ये सब कुछ क्या इन जजेस को नजर नहीं आया? क्या पीटीआई ने, जब पीटीआई नजरियाती लाने की कोशिश की, बल्लेबाज का निशान लाने की कोशिश की, क्या उसका जो चेयरमैन था वो गायब नहीं हुआ? क्या उसके बाद उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को डिसऑन नहीं किया? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा रूपोश नहीं थे? क्या उनके बावजूद इसके कि वो कोशिश कर रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का लड़ ले, उससे उनको नहीं लड़ने दिया गया? क्या ये सब कुछ नहीं हुआ? जो आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी पूछा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कहाँ से आया कि वो किसी उम्मीदवार को आज़ाद करार दे दे? ये मुझे इलेक्शन एक्ट और आईने पाकिस्तान में दिखाएं। और उम्मीदवार के पास भी ये कहाँ से इख्तियार आया कि वो दरखास्त दे कि मुझे आज़ाद कर दे, मैं पहले किसी सियासी जमात का था? ये तो आइन और कानून में से दिखाया। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के पास जवाब नहीं था। तो बताइए ना फिर इलेक्शन कमीशन ने किस आइनी इख्तियार के तहत पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया? और अगर उसकी बुनियाद इलेक्शन कमीशन ने, जो कि वो कह भी रहे हैं कि 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत लाली साहिबा के बेंच में बैठकर लिखा हुआ फैसला है उनका, जिसमें उन्होंने पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करते हुए इतना मुबहिम फैसला दिया, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी उसमें नजर आती है मुझे, तो वो की वो नजर नहीं आता। उसको इलेक्शन कमीशन ने जवाब बना के क्या ये सब कुछ नहीं किया? तो उसके बाद आप इतनी सादगी से कह दें कि जी नहीं, आप बताइए ये डिक्लेरेशन कहाँ पर था, ये पार्टी सर्टिफिकेट कहाँ पर थे, ये सब कुछ कहाँ पर था, सीटों की कैलकुलेशन कैसे हुई, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों ज्वाइन की, इन्होंने पीटीआई क्यों नहीं ज्वाइन की? कमान ये टेक्निकलिटीज में क्यों छुप रहे हैं पाकिस्तान की आला अदलिया? इतना बड़ा इस मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन हुआ है, इतना बड़ा काला फैसला दिया गया है, इतनी बड़ी आइन की संगीन खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन ने की है, और हमारे मोजिज़ जज साहबान आज आइनी तशरीह के पीछे छुपे रहे, आज टेक्निकलिटीज के पीछे छुपे रहे। भाई हाथी कमरे में सबको खड़ा नजर आ रहा है कि क्या किया है एस्टेब्लिशमेंट ने सिलेक्शन में। आप फार्म 45 फार्म 47 खोलें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये जिस यानी कि आप जुल्म खुदा का देखिए, आइन की तौहीन देखिए कि जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी कहा कि हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलना चाहिए, तो इन जमातों को क्या हिस्सा बकदरे जुस्सा मिला है? आइन ने एक रेशो तय कर रखी है कि इतनी नशिस्तें मिलेंगी, तो इनको एक्स्ट्रा नशिस्तें कैसे मिली? यानी कि एक माइनॉरिटी पार्टी को माले गनीमत में सीटें देकर अक्सरियती पार्टी बना दिया जाए। क्या ये आइन है? क्या ये विल ऑफ द पीपल है? क्या ये वोट की जिसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है? ये तो मत कीजिए। तो ये तमाम हालात के अंदर जब मुल्क में इतनी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी हुई है और उसमें इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर वाज़ेह तौर पर मुलव्वस नजर आ रहा है, जैसे सतन बार बार कह रहे हैं, मद्दे नजर में नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन कि उसने गैर आइनी काम किया। एक आइनी बॉडी होते हुए भी उसने अवाम के वोट की, विल ऑफ द पीपल की तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। जस्टिस हसन रिजवी ने भी यही कहा। तो उसके बाद ये मामला इतना सादा नहीं है कि इसको इस तरह से जाने दिया जाए कि चलें ठीक है हो गया, तो अब आइन को पढ़ें, अब आइन का टेक्स्ट देखें।
यानी कि कैसे आइन का आप टेक्स्ट देखेंगे जब मुल्क के अंदर एक गदर मचा हुआ था। क्या वो जो गदर मचा हुआ था, जो जमहूरियत पर जारियत हो रही थी, क्या वो आइनी काम हो रहा था? अगर तो वो आइनी काम हो रहा था तो फिर उसको भी आइनी टेक्स्ट में से हमें एक्सप्लेन करके दें। चीफ जस्टिस काजी फैसल में आईने पाकिस्तान में से दिखाएं कि लोगों के कागजात नामजदगी छीने जा सकते थे, इलेक्शन कमीशन उनको आज़ाद करार दे सकता था, उनके उम्मीदवारों के प्रपोजल स्कैंडल्स उठाए जा सकते थे, उनको मुहिम नहीं चलाने दी जा सकती थी पीटीआई के लोगों को, उनके घरों पर रेड किए जा सकते थे। ये सब कुछ दिखाएं हमें आईने पाकिस्तान से। अगर ये आइन के टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो फिर आइन के टेक्स्ट में लिखा होगा कि पीटीआई को रिजर्व सीटें नहीं मिलनी चाहिए, वो हुकूमत को दे देनी चाहिए, ताकि वो आइनी तशरीह करे और चीफ जस्टिस काजी फैसल को मजीद 2 साल मिले चीफ जस्टिस रहने के लिए। क्या ये हालात होंगे इस मुल्क के अंदर? तो बहरहाल आज अभी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी, हम उस पर भी आपको अपडेट करेंगे कि क्या जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनती हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट उनकी चीफ जस्टिस बनने को डीरेल करने में कामयाब हो जाती है और चीफ जस्टिस काजी फैसल जस्टिस मलिक शहजाद की तरह एक दफ़ा फिर इस मामले में भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की वोट में वोट डालते हैं। आज आपको पता चल जाएगा, हम थोड़ी देर में आपको अपडेट करेंगे। अब इजलास शुरू हो चुका होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।